मुझे अर्थशास्त्र बहुत अच्छा विषय लगा। अच्छा। और हिंदी की तो सारी किताबें मैंने पढ़ दी। रातों रातों को बैठा रहता था और पढ़ता रहता था। 2-2.5 बजे तक पढ़ता था, मैं सो जाता था, सुबह 7 बजे उठ जाता था। तो वहाँ से ये हुई थी असली प्रेरणा। अच्छा तो जी। वहीं से मैंने सबसे पहले अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए किया और उसके बाद हिंदी में एमए किया। अच्छा सर। इकोनॉमिक्स में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा और सर। हिंदी में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अच्छा से। सर। तो बस ये जर्नी थी, यात्रा थी, शुरू हो गई। अच्छा सर। फिर पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गए, चलते रहे चलते रहे। सर अभी जैसे लेटेस्ट आपका एक गद्य आया है बेगुनाही की ताकत, तो सर आप उसमें से कुछ हमें पढ़कर सुनाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, हाँ ये किताब है मेरे पास। ये आर्टिकल्स हैं जो मैंने 25 सालों में लिखे। अच्छा सर। 1995 से लेके 2020 तक के आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल को वैसे पढ़ूँ तो थोड़ा लंबा आपका समय खराब होगा। एक आर्टिकल के कुछ अंश में आपको वैसे ही बता देता हूँ। जी सर। स्पेनिश लिटरेचर में जी। जो स्पेनिश भाषा के सब बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, एक गैब्रियल गार्सिया मार्केज नाम के, जी। उनको नोबेल प्राइज मिला 1982 में। उनके नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में एक टेक्निक का, जैसे आप तकनीक की बात करते हैं, शैली की बात करते हैं, जी जी सर। उसका उन्होंने उसमें शोध किया। उसको जादुई यथार्थवाद, मैजिक रियलिज्म बोलते हैं। राइट राइट सर। तो उस मैजिक रियलिज्म पे बहुत सारी बातें होती रही और करती रही, तो उसने मुझे भी काफ़ी आकर्षित किया मैजिक रियलिज्म ने। अच्छा सर। तो यहाँ शिमला में एक संस्था थी शिखर। अच्छा सर। उन्होंने यहाँ ये अपना बचत भवन में, बचत भवन में अच्छा सर। वहाँ एक सम्मेलन किया था नवंबर 2005 में। तो मुझे कहा था कि आप इस पे एक आलेख लिखिए। तो मैंने वो आलेख पढ़ा था वहाँ पे, जो बाद में इनकी पत्रिका शिखर में भी प्रकाशित हुआ और एक आकार नाम की पत्रिका थी कानपुर से, उसमें भी प्रकाशित हुआ। तो वैसे तो आलेख लंबा है, लेकिन इसके कुछ अंश मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको भी और आपके सुनने वालों को, श्रोताओं को, विद्यार्थियों को ये मालूम चले कि मैजिक रियलिज्म था क्या। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत में एक कामिलो खोसे सेला नाम के स्पेनिश लेखक हैं, उनकी इससे ये कर रखा है मैंने। एक इसका जो पहला पैरा है वो मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले। सन 1989 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्पानी लेखक, स्पानी में स्पेनिश लेखक कामिलो खोसे के उपन्यास पास्कुअल दुआर्ते का परिवार, ये हिंदी में उपलब्ध है उपन्यास। अच्छा सर। ये हिंदी में छपा है ट्रांसलेशन इसका। अच्छा, पास्कल दुआर्ते का परिवार नाम से। अच्छा सर। का नायक समय के एक बिंदु पर आकर कहता है, कोट अनकोट, मैंने अपनी कल्पना को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए उन्मुक्त छोड़ दिया। आखिर वही एक चीज थी मेरे पास जो ऊंची उठ सकती थी या उन्मुक्त विचरण कर सकती थी। यानी आपका जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं भी ऊपर भी उठ सकती है और नीचे भी आ सकती है। फिर इस अनकोट के बाद में आगे की पंक्ति है, दूसरे स्पानी कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज अपने उपन्यासों के अत्यधिक लंबा होने का कारण बताते हुए कहते हैं, एक साक्षात्कार में उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जो आपके स्पेनिश उपन्यास हैं वो इतने लंबे क्यों होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास बेहद लंबी स्मृतियाँ हैं, हमारी जो मेमोरीज हैं वो इतनी लंबी है कि हम छोटा लिख ही नहीं सकते। तो इस आलेख के अंत का 2-3 चीज़ें हिंदी से जोड़कर तो तब मैंने लिखी होंगी, वो पढ़ देता हूँ। तो इसमें 2-3 कथाकारों के नाम आएंगे। एक तो ज्ञानंजन नाम के कथाकार हैं, हमारे बड़े कथाकार हुए। एक प्रेमचंद जी हैं, तो इनके कोट हैं 2। वो भी उनको मैंने मैजिक रियलिज्म से, यानी इससे जादुई यथार्थवाद से जोड़ा हुआ। ज्ञानंजन की कहानी पिता नाम के नायक को लगता है, पिता नाम की कहानी है। अब कोट अनकोट, पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, यानी वो अपने पिता को इमेजिन कर रहे हैं कि भीमकाय गेट है लोहे का,
और उनसे टकरा टकरा कर हम सब अपनी निहायत पीती और दयनीय होते जा रहे हैं। यानी पिता को वो जो कथानायक के वैसे देखता है कि वो एक गेट है लोहे का और हम अपना सिर टकराते हैं और पीदी होते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं। तब इसका अर्थ जो है पाठक खुद लगाएगा। और इसके काफी पार प्रेमचंद ने घीसू और माधव, घीसू और माधव दो पात्र हैं कथा के। वो शराब खाने के पास जाते हैं। पूरी और इसकी घीसू की पत्नी, माधव की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और मर रही है उस टाइम, और वो पैसा लेके वहाँ जाते हैं शराब खाने। तो जाते थे वो डॉक्टर के पास या कुछ भी, और वहाँ वो कहते हैं वहाँ का वातावरण का जो चित्रण प्रेमचंद ने किया हुआ है वो उस मधुशाला बोलते हैं शराब खाने, वहाँ का चित्रण इन शब्दों में किया हुआ कोट एंड कोट में। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, सुरूर मत नशे और हवा में नशा। वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, थोड़ा सा पिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। तो अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दो कथन मैंने आपको बताए, एक भीम का बुलंद दरवाजा और जो ये मधुशाला का जो चित्रण है, इसमें कौन सी तकनीक है? तो मुझे लगता है कि जो जिस लतीजी जादुई यथार्थवाद की तकनीक की हम बात करते हैं वो इनमें भी है। हालांकि हम इसको चिन्हित नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी कोई तकनीक थी। तो जो पाठक है उनका क्या अर्थ, अब आप सोचिए कि वो कहते हैं कि जब मधुशाला के पास वो जाते हैं, कोई भी जाता है तो वहाँ पे वो सुरूर आ जाता है उसकी हवा में, तो उसका मन भी करता है कि मैं